So now let us discuss the second learning outcome, merits and demerits of each programming paradigm. इसकी बात करें, we are talking about merits and demerits of each programming paradigm. तो सबसे पहले शुरू करते हैं monolithic programming. तो कुछ की पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ भाई, उसके की पॉइंट्स क्या क्या है और उसकी लिमिटेशन या ड्रॉबैक क्या क्या है. मेरिट्स का मतलब आई मीन एडवांटेजेस और डिमेरिट्स का मतलब डिसएडवांटेजेस. मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन सी होंगी? लाइक योर असेंबली लैंग्वेज एंड यू कैन से बेसिक. क्या क्या है इसके अंदर? असेंबली लैंग्वेज और बेसिक, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग. तो अब आप इससे खुद ही आइडिया लगा लेंगे कि इनका पर्पस क्या है. असेंबली को तो हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी किया है. आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट. देखिए दिस पीएल स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इसके अंदर दो चीजें होंगी, ग्लोबल डाटा एंड सिक्वेंशियल कोड. ग्लोबल का मतलब होता है उसकी एक्सेसिंग क्या होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम. सिक्वेंशियल कोड है, पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद दूसरा होगा, मतलब इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होगी. तो आइए समझ लेते हैं क्या लिखना है आपको ग्लोबल डाटा में. तो देखिए ग्लोबल में क्या है, ग्लोबल का मतलब एक्सेसिबल एवरीवेयर इन द प्रोग्राम, और उसमें लिखा हुआ है इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. इट्स ए थ्रेट टू प्रोग्राम इंटीग्रिटी. मान लिया प्रोग्राम में कहीं पे आपने चेंज कर दिया एक वेरिएबल में और कहीं दूसरी जगह नहीं कर पाए, ये दूसरी जगह पुराना डेटा की रिक्वायरमेंट थी और आपने उसको एक जगह चेंज कर दिया ग्लोबली, तो अब होगा क्या कि बाकी को किसी की रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी. इंटीग्रिटी का मतलब ही उस चीज से है कि डाटा क्या रहना चाहिए, इट शुड बी सेम एवरीवेयर. जैसे आप अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हो, मान लिया आपके पास से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज है, 1,000 आपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया, तो वो 1,000 उधर ट्रांसफर होकर आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए कि अब आपके पास कितने होने चाहिए 9,000. सो यू कैन सी द थिंग्स लाइक दैट. आइए देखते हैं सिक्वेंशियल कोड. तो सिक्वेंशियल कोड में क्या होता है कि एक जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स गिवन है उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम का क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा. तो होगा क्या, जितने भी इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम है दे आर एग्जीक्यूटेड इन स्पेसिफाइड सीक्वेंस, जो भी स्पेसिफाइड सीक्वेंस है. लेकिन अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप जंप यूज कर सकते हैं, गो टू यूज कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो सिक्वेंशियल कोड है, लेकिन अगर आप उसके अंदर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना चाहते देन यू कैन यूज सम अदर निमोनिक्स और यू कैन से स्पेशल सिंबल्स. तो यहाँ पे हमने देखा टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें किसका यूज करना है, वी कैन यूज द जंप स्टेटमेंट और यू कैन से गो टू स्टेटमेंट. ठीक है, तो जंप को शॉर्ट में जेएमपी इसके लिए सिंबल होता है और यू कैन कॉल इट एन एक्रोनिम. सो दिस इज अबाउट द मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग. आइए देखते हैं इसकी क्या क्या डीमेरिट्स हैं. तो अगर आप इस जैसे मोनोलिथिक मतलब ये एंटायरली वन प्रोग्राम है, इट डज नॉट सपोर्ट मॉड्यूलर अप्रोच. ठीक है ना. तो डिमेरिट क्या है, मोनोलिथिक प्रोग्राम इज ए सिंगल प्रोग्राम, इट डज नॉट सपोर्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के जो जो बेनिफिट्स हैं वो इसको नहीं मिल पाएंगे. जैसे आपको कोई जैसे डिबगिंग क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी मतलब या डिफिकल्ट हो जाएगी. मॉड्यूलर अप्रोच से आप प्रोग्राम को क्या बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं या उसको इलास्टिक इन नेचर बना सकते हैं. फ्यूचर में अगर आपको नए कंपोनेंट करने हैं वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम में आप नहीं कर सकते. आइए देखते हैं नेक्स्ट डीमेरिट. ठीक है, इट नॉट ओनली मेक्स द साइज ऑफ प्रोग्राम लार्ज बट आल्सो मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिबग एंड मेंटेन. फिर मान लिया आपके पास एक प्रोग्राम आपने बनाया, उसमें 1000 लाइन ऑफ कोड है. अब उसकी किसी एक लाइन में एरर है तो आपको पूरे 1000 की 1000 लाइन को चेक करना पड़ेगा और आपका पूरा प्रोग्राम काम करना बंद कर देगा. इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये नॉन मॉड्यूलर अप्रोच है तो वो काम करना बंद कर देगा. अब मान लिया आज देखते हो आपके पास ये हमारी ये हैंड है फॉर एग्जांपल, हैंड में डिफरेंट फिंगर्स हैं, तो ये डिफरेंट इसके क्या पार्ट्स हैं और यू कैन कॉल देम मॉड्यूल. और ये वाली क्या है, मॉड्यूल को सपोर्ट नहीं करती. अगर ये आपका पूरा एक फिक्स हैंड होता और मान लिया फिंगर में प्रॉब्लम है तो पूरे हैंड को क्या करना पड़ता, रिप्लेस करना पड़ता. वही सेम प्रॉब्लम इसके साथ है मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग के साथ. तो धीरे धीरे करके आगे के जो
प्रोग्रामिंग पैराडाइम हम देखेंगे, उन्होंने इस ड्रॉबैक को एलिमिनेट किया है। उन्होंने मॉड्यूलर अप्रोच को कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट किया है। उसकी हेल्प से क्या हुआ कि जो डिबगिंग है, डिबगिंग मतलब फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स, वो भी इजी हो गया। आप नए मॉड्यूल्स बना के उसके साथ ऐड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग अगर किसी एक मॉड्यूल में प्रॉब्लम है तो वही काम करना बंद करेगा, बाकी के सारे फंक्शंस ऐसी चीज काम करते रहेंगे। अगर ये मॉड्यूलर अप्रोच होती है तो एक बार आपने मॉड्यूल बना दिया, यू कैन यूज दिस मॉड्यूल इन अदर सॉफ्टवेयर एज वेल, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच, और यू कैन से नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो देखिए यहाँ पे जो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग की ड्रॉबैक थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ने सबसे पहले उसी को एलिमिनेट किया। उसने क्या कह दिया कि भाई आप एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बना सकते हो। तो जो जो उसकी ड्रॉबैक्स थी उसको यहाँ पे इसने एलिमिनेट कर दिया। तो आइए देखते हैं की पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस अप्रोच में क्या हुआ, एक प्रोग्राम को एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जो ग्लोबल डाटा को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इज इट क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। और मॉड्यूल्स या सबरूटीन बनाने से क्या है कि एक कोड को आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, तो रिपीटेशन ऑफ द कोड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कोड ईच मॉड्यूल परफॉर्म ए वेल डिफाइंड टास्क। जो भी उसके लिए, मान लिया आपने एडिशन करना तो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्शन करना तो सब्ट्रैक्शन करेगा, डिवीजन करना तो डिवीजन करेगा। ये तो एक एग्जांपल हो गया। या जैसे कोई ईआरपी बन रहा है, उसमें लाइब्रेरी का मॉड्यूल है तो लाइब्रेरी से रिलेटेड चीजों को करेगा, प्लेसमेंट से रिलेटेड तो प्लेसमेंट चीजों को डील करेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस से रिलेटेड तो रजिस्ट्रार को डिस्कस करेगा, अटेंडेंस से रिलेटेड मॉड्यूल है तो टीचर उसको एक्सेस करेगा, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है तो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज यूज करेगा। तो इस तरह से उनके कोर्स भी क्या हो जाएंगे, रिपीटेशन नहीं होगा और वो अपने अपने वेल डिफाइंड टास्क को परफॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। तो इसकी हम क्या बात कर रहे हैं, अ मॉड्यूल कैन टेक द सर्विस ऑफ अनदर मॉड्यूल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे स्टूडेंट के डाटा को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी यूज कर सकता है। इन द सेम वे अगर मान लिया लाइब्रेरी में भी स्टूडेंट की रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी तो वो भी यूज कर सकता है। प्लेसमेंट को भी स्टूडेंट की रिकॉर्ड की पड़ेगी वो भी कर सकता है, या प्लेसमेंट डाटा की डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगी वो डिपार्टमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से मॉड्यूलर अप्रोच के ये सारे बेनिफिट्स है। सो अ मॉड्यूल कैन टेक द सर्विस ऑफ अनदर मॉड्यूल। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ फोर्ट्रान एंड कोबॉल की, सो कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड फॉर्मूला ट्रांसलेशन, सो दीज आर द टू पॉपुलर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आइए अब इनकी क्विकली की पॉइंट्स की फॉर्म में मेरिट और डिमेरिट को भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सो इट्स ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू राइट करेक्ट प्रोग्राम्स, उसके अंदर कोई एरर ना हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आप ये कह सकते हो प्रोग्राम्स आर इजियर टू राइट देन मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। तो देखिए प्रोसीजरल अप्रोच और मोनोलिथिक को आप वैसे भी समझ सकते हो कि भाई असेंबली लैंग्वेज और यू कैन से हाई लेवल लैंग्वेज। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो प्रोग्राम इजियर हो गया तो डिबगिंग भी क्या होगी, इजियर हो जाएगी। यहाँ पे फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स भी क्या होगा, इजियर होगा। So programs are easier to write than monolithic programming. Debugging is easier. Debugging means finding and removing the errors. और क्योंकि कोड क्या है, रीयूजेबल है, आप उसको दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं व्हाट आर द डिमेरिट्स। अगर हम बात करें प्रोग्राम राइटिंग की, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग से तो इजियर है, बट अगर हम देखेंगे तो अभी भी प्रोग्राम को लिखना डिफिकल्ट और यू कैन से कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो यूजुअली जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या सब रूटीन वाली प्रोग्रामिंग है, वहां पे वो आपस में सर्विस तो शेयर कर सकते हैं लेकिन उनको आप रीयूज नहीं कर सकते। किसमें, फोर्ट्रान और कोबॉल में। वो फैसिलिटी जो रीयूजेबिलिटी की है, मैंने अभी मेरिट में बताया था लेकिन उसको मैंने नहीं लिखा था, लेकिन वो रीयूजेबिलिटी के बेनिफिट कहां पे आएगा, वो आएगा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नेक्स्ट डिमेरिट इज, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। ठीक है, डिबगिंग उसमें मेरिट मैंने लिखा इजियर है इन कंपैरिजन टू मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिमेरिट। सो देखिए ग्लोबल डाटा इज शेयर्ड एंड देयरफॉर इट मे गेट ऑल्टर्ड मिस्टेकनली, बाय मिस्टेक हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिमेरिट। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोग्राम्स आर डिफिकल्ट टू मेंटेन। इन प्रोग्राम्स को मेंटेन करना क्या है, डिफिकल्ट है।
I think this is clear to everybody. So this is all about, you can say, procedural programming approach. आइए देखते हैं थर्ड पैराडाइम. थर्ड पैराडाइम इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. आइए पहले इसके कुछ की पॉइंट्स समझ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. तो देखिए, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच. जो हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में देखा था, मॉड्यूल्स वहां पे भी यूज होते थे, लेकिन उसके मॉड्यूल्स रीयूजेबल नहीं थे. आर यू गेटिंग? तो इसलिए उसको हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच नहीं बोला, बट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच. आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट. तो देखिए नेक्स्ट की पॉइंट है, इट एनफोर्सेस अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑन ए प्रोग्राम टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड इजियर टू अंडरस्टैंड. जैसे आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच है फॉलो होती है, और एनी अदर प्रोग्रामिंग अप्रोच जहाँ पे मॉड्यूल्स यूज होते हैं, फंक्शंस रीयूजेबल होते हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट. सो इट वाज डिजाइन्ड टू बी यूज्ड इन लार्ज प्रोग्राम्स. अब देखिए लार्ज प्रोग्राम्स होने का मतलब क्या है. ईआरपी इज ए लार्ज प्रोग्राम. अगर उस लार्ज प्रोग्राम पे एक या दो लोग काम करेंगे तो उसे आप टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या बेनिफिट है कि आपने मान लिया एक ईआरपी बनाना है और उसमें 6 डिफरेंट मॉड्यूल हैं, तो आप 6 डिफरेंट टीम्स को लगा के पैरेलली क्या कर सकते हैं, उन मॉड्यूल्स को डेवलप कर सकते हैं इन अ लेसर टाइम. तो दैट वाज द बेनिफिट. और इसके एग्जांपल्स की बात करें, सी, पास्कल एटसेट्रा, they comes into the category of structured programming approach. आइए देखते हैं इनके डिफरेंट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. स्टार्ट. तो अगर जैसे हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ वो स्ट्रक्चर्ड भी होती है नेचर में. सो OOP इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, जिसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, दैट आल्सो कम्स इनटू दिस कैटेगरी. So the objective of this approach is to write correct programs that are easy to understand and change. आइए देखते हैं नेक्स्ट मेरिट. देखिए कैसे भी आप समझ सकते हैं, मॉड्यूल्स इंक्रीजेस प्रोग्रामर्स प्रोडक्टिविटी. कैसे इंक्रीज कर रहा है भाई, एक ही टाइप के अगर वो प्रोड्यूस को डिजाइन कर रहा है, देन इट के ही और शी कैन डेवलप इट मोर एफिशिएंटली. या एक बार उसने अगर मॉड्यूल बना दिया, दैट मॉड्यूल कैन बी फिट इट इनटू द अनदर प्रोजेक्ट्स एज वेल. ठीक है. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट मेरिट. अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की हेल्प से कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका प्रोग्राम राइटिंग क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आइए देखते हैं नेक्स्ट वन. जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी करी होगी, देन दे कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. अगर नहीं भी करी है तो आपको अभी हम जब आगे स्टडी करेंगे जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप समझ जाएंगे कि सर क्यों बता रहे थे ये बात. आइए देखते हैं नेक्स्ट मेरिट. हर एक मॉड्यूल अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लाइब्रेरी का मॉड्यूल लाइब्रेरी से डील करेगा, ट्रांसपोर्ट वाला ट्रांसपोर्ट से डील करेगा, प्लेसमेंट वाला मॉड्यूल प्लेसमेंट से डील करेगा, बट देयर सर्विसेज आर इंटरचेंजेबल. और जो मॉड्यूल्स हैं वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच में दे आर रीयूजेबल. यहाँ पे मॉड्यूल्स के हैं रीयूजेबल हैं. और जब क्योंकि मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं तो इसकी डिबगिंग भी क्या हो जाएगी, इजियर. डिबगिंग क्या हो जाएगी, इजियर. फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स. अब देखिए जैसे आप देखेंगे तो इस केस में हर एक मॉड्यूल के अपने लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल डाटा होता है, और ग्लोबल डाटा भी है जो सारे के सारे मॉड्यूल्स यूज करते हैं. सभी का अपना क्या होता है, लोकल डाटा होता है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. और ग्लोबल डाटा इज शेयर्ड अमंग ऑल. So these are the few key points which are related to the merits of a modular programming, or you can say structured programming approach. आइए देखते हैं demerits of structured programming approach. ये demerit ये है कि it is not data centered. आइए देखते हैं next one. एक वही ड्रॉबैक है जो प्रीवियस वाले की थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, ग्लोबल डाटा इज शेयर्ड एंड देयरफॉर मे गेट मॉडिफाइड मिस्टेकनली. आइए देखते हैं नेक्स्ट डिमेरिट. इसका मेन जो फोकस है वो फंक्शंस और यू कैन से मॉड्यूल्स पे. ठीक है जी. सो दीज आर द डिमेरिट्स. तो देखिए ज्यादा मॉड्यूल्स होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. देखिए डिसेंट्रलाइजेशन के जितने बेनिफिट्स हैं उतने ड्रॉबैक्स भी हैं.
So this is basically all about, you can say, structured programming approach. आइए देखते हैं फोर्थ प्रोग्रामिंग पैराडाइम, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इन शॉर्ट इट इज नोन एज OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो नाम से ही पता चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. तो यहीं पे क्या आता है, क्लास और ऑब्जेक्ट पे इसका मेन फोकस होता है, जिसको मैंने आपको फर्स्ट लर्निंग आउटकम में भी बताया था. इट्स मेन एम्फेसिस इज ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. तो आइए इसके की पॉइंट समझते हैं, फिर इसकी मेरिट और डिमेरिट को डिस्कस करेंगे. देखिए ऑब्जेक्ट की हम यह बात कर रहे हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट की. तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आपस में मैसेज को इंटरचेंज करते हैं. अगर हम रियल वर्ल्ड की भी बात करेंगे तो जो एंटिटी है, एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट. मान लीजिए पेन है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन ये किसी क्लास को बिलोंग करता होगा. ठीक है ना. ऐसे ही मैं कहता हूं जी कार एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन कार व्हीकल कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्लास को बिलोंग करता है. मैं कहता हूं कोई XYZ बर्ड है, हमिंग बर्ड है या एनी अदर बर्ड है, तो लेकिन वो किसी क्लास को बिलोंग करता होगा ना, बर्ड की कैटेगरी में आता होगा, बर्ड में भी से वो फ्लाइंग बर्ड में आ जाता होगा. तो वो किसी न किसी क्लास को बिलोंग करता है. और किसी भी चीज की बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट ए होम. होम इज आल्सो एन एंटिटी. वो भी किसी क्लास को बिलोंग करता होगा. वो रेजिडेंशियल हो सकता है, बिल्डिंग, या बिल्डिंग की बात करें रेजिडेंशियल हो सकती है, नॉन रेजिडेंशियल हो सकती है. तो वो किसी क्लास को बिलोंग करता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. जैसे फ्रूट्स की, हम फ्रूट एक क्लास है, उसके अंदर एप्पल हो सकता है, या उसमें जूसी, उसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो आप, तो वो उसके क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे. Isn't it? तो बेसिकली रियल लाइफ में सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच मेजर रोल प्ले करती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए. तो जो सिमुलेशन है बेसिकली रियल लाइफ थिंग का, वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, या इसी पैराडाइम की हेल्प से किया जाता है. तो देखिए आइए इसके कुछ की पॉइंट्स जिनको आपको समझना है. सो इट इज यूज फॉर सिमुलेटिंग. सिमुलेटिंग मतलब रूपांतरण हिंदी में जिसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज यूज फॉर सिमुलेटिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑन कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ रियल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसकी बात करते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट की. तो वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी क्लास को बिलोंग करता है, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था. आइए समझते हैं सम की पॉइंट्स. सो प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉट प्रोसीजर्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. सो देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, तो जैसे क्लास यूज करेंगे तो वहां पे पब्लिक डाटा भी होगा, प्राइवेट डाटा भी होगा. सो देखेंगे कि वो डाटा हिडन है एंड नॉट एक्सेसिबल बाय एक्सटर्नल फंक्शंस. आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट. सो न्यू डाटा एंड फंक्शंस कैन बी एडिड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ये बस समझ में आ गई. आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट. सो देखिए इट फॉलोज बॉटम अप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. बॉटम अप का मतलब क्या हुआ, देखिए टॉप डाउन में क्या होता है कि जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आप डिवाइड करते हो. ठीक है. अब बात आती है कि जी ये बॉटम अप है, तो ये छोटे छोटे मॉड्यूल को क्या करेगी, कंबाइन करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगी. दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ बॉटम अप अप्रोच. तो जैसे हमने आपने या तो ऑलरेडी स्टडी कर लिया होगा जो अप्रोचेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिसमें टॉप डाउन बॉटम अप को हमने अच्छे से समझा, और ये भी देखा था कि दोनों ही अप्रोचेज का एक स्प्लिटिंग पे एक मर्जिंग के ऊपर बेस्ड होती है. तो इस तरह से उन अप्रोचेस को हम ऑलरेडी या तो डिस्कस कर चुके हैं या आप अब आगे स्टडी करेंगे, देन इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन इट. तो डियर स्टूडेंट, दीज आर द की पॉइंट्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बहुत सारी बातें होती हैं, बट आइए इसके मेरिट और डिमेरिट को डिस्कस करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, जैसे मेरिट और डिमेरिट हम सभी की डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सजेशन देता हूँ कि इसके हम फीचर्स भी डिस्कस कर लें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. वैसे तो आप अपकमिंग सेशंस में देखेंगे ही, जो अपकमिंग यूनिट्स होंगी उसमें आप देखेंगे, हम उनको कहीं ना कहीं स्टडी करेंगे अगर आप वो आपके करिकुलम में होंगे. तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, लेट मी लिस्ट आउट देम. फीचर्स जिसको आप यूज करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लाइक क्लास, देन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, देयर इज ए मेथड, abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, you can call it as containership, message passing between the objects. Then there is a concept of reusability, delegation,
etc. So these are the key features of object oriented programming. आइए अब इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस करते हैं. So it eliminates रिडंडेंट कोड थ्रू इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस में क्या होगा कि जो पेरेंट क्लास है उसके कुछ फीचर्स एक्सेस कर लेगा इनहेरिटेंस क्लास, लेकिन उन सबको उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. जब एक क्लास दूसरे क्लास के फीचर्स को एक्वायर करती है दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो. फैमिली इनहेरिटेंस होता है, ग्रैंडपा, फादर एंड देन फादर. तो वही चीज आती है, तो वो रिडंडेंसी को क्या करता है, एलिमिनेट करता है. आइए देखते हैं नेक्स्ट मेरिट. सो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हायर है ड्यू टू डेवलपमेंट टाइम, और डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट मेरिट. सिक्योर प्रोग्रामिंग बिकॉज डाटा कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड. लेकिन इसको हम सिक्योर प्रोग्रामिंग कहते हैं, बट यहाँ पे पॉइंटर यूज होते हैं, तो पॉइंटर्स के थ्रू इसकी एक्सेसिंग है. सिक्योर प्रोग्रामिंग है बट इट इज लेसर देन जावा. जावा इज मोर सिक्योर क्योंकि जावा के अंदर पॉइंटर्स यूज नहीं होते. इसलिए इसको जब आप डिटेल में डिस्कस करेंगे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, देन यू विल बी एबल टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल. ये चलिए सिक्योर है क्योंकि सिक्योर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जनरल डिस्कस कर रहे हैं, C++ नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसलिए आप देखते हो वेब बेस पे जावा को यूज करते हैं बिकॉज दे आर मोर सिक्योर. आइए देखते हैं नेक्स्ट वन. तो अगर किसी प्रोग्राम को डिवाइड करना है, वी कैन इजीली डिवाइड देम बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट. अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी की, इट इज इजीली मैनेजेबल. आइए देखते हैं नेक्स्ट मेरिट. सो अगर हम बात करते हैं ओप्स की, सो कोड रीयूजेबिलिटी एट ए ग्रेटर एक्सटेंट. किसकी बात कर रहे हैं? कोड रीयूजेबिलिटी एट ए ग्रेटर एक्सटेंट. सो ये काफी चीजें हैं जिसको हमने यहाँ पे एज ए मेरिट डिस्कस किया है. देयर मे बी मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू इट, लेकिन वो सब क्या है, या तो फीचर से एसोसिएटेड होंगे, कहीं ना कहीं हमने उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया है. आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं. तो अगर हम बात करते हैं, वो प्रोग्राम्स हैव हायर प्रोसेसिंग ओवरहेड एज दे रिक्वायर मोर रिसोर्सेज. ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट. सो इट रिक्वायर्स मोर स्किल्स टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट की डिमेरिट. अगर मैं कहता हूं कि छोटे प्रोग्राम के लिए वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, नो. सो इट इज बेनिफिशियल ओनली फॉर बिगर प्रॉब्लम्स. ठीक है जी, इट इज बेनिफिशियल ओनली फॉर बिगर प्रॉब्लम्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट डिमेरिट. तो देखिए, अगर हम ओप की बात करेंगे, सो इट कैन नॉट वर्क विद एग्जिस्टिंग सिस्टम. अगर कोई दूसरा प्रोग्रामिंग पैराडाइम अप्रोच को फॉलो कर रहा होगा तो ये उसके साथ वर्क नहीं करेगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट. तो देखिए, अगर इसकी बात करेंगे, देन गुड कमांड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी इज रिक्वायर्ड. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम. सो डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था कि यही हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं या की फील्ड्स हैं जिनकी हमने बात करनी थी कि भाई ये जो डिफरेंट पैराडाइम्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं. सो आई एम वेरी मच श्योर कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल स्कोर द गुड मार्क्स. तो इस तरह से हमने अपने सेकंड लर्निंग आउटकम को भी यहाँ पे अचीव कर लिया है.